हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो जैसा कि हम लोग हीट सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। तो इसमें हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट लॉज रहते हैं, तो इसको हम टॉपिक वाइज देखते हैं। तो पहले सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट गैसियस लॉज, और जो परमानेंट गैसेज होती हैं उन पे एक लॉ आता है, एंड्रयू ग्राफ से दिखाया जाता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे हमने जैसे कोटेशन लगा रखा है, लिखा है एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप जान रहे हैं, और ये नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था, जो आप लोग काफ़ी हद तक उनको जानते होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज़ एजुकेशन। पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को, अपने करियर को इम्प्रूव करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, इसमें दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट और माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट में। माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट में मतलब क्या रहेगा, तो पहले हम ये जानेंगे कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, तो हम किन को क्या क्या प्रॉपर्टीज उनकी रहेंगी। ठीक है, पहला जैसे कह रहा है कि जो गैस मॉलिक्यूल होंगे उनका कोई साइज नहीं होगा। ठीक है, लिखा है नो शेप एंड साइज एंड कैन बी कंटेंट इन द वेसल ऑफ एनी सेज और शेप। तो आपने पढ़ा होगा इसके पहले लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में, तो इसका कोई शेप और साइज नहीं होता, जिस वेसल में रख देंगे उसी वेसल का ये शेप एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो ये रहा जा करके, तो इसको जिस भी वेसल रखें तो क्या होगा, उतनी ही एक्सपेंड कर जाएगा। तो एक्सपेंड इनडेफिनेटली एंड यूनिफॉर्मली टू फिल द अवेलेबल स्पेस। पूरे रूम में चाहेंगे तो पूरे रूम में बढ़ जाएगा, एक सिंगल से 1 लीटर वाले वेसल में चाहेंगे तो उसमें एक्वायर कर लेगा, तो एक्सपेंड करेगा जा करके। कोलिजन होता है तो ये प्रेशर एग्जर्ट करता है अपने वेसल के कंटेनर जो रहेगा वॉल पे। तो कुछ गैसेज होती हैं जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, विच कैन बी लिक्विफाइड ईजिली, उन्हें बोलते हैं हम परमानेंट गैसेज। जो आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं उन्हें परमानेंट गैसेज कहते हैं। ठीक, तो गैसेज हुज मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मास एंड डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर आर कॉल्ड आइडियल और परफेक्ट गैसेज। तो नोबल गैसेज जो होती हैं, जीरो ग्रुप की गैसेज रहती हैं, वो आ जाएंगी परफेक्ट और आइडियल गैसेज में। ठीक है, अब इनके माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट में हम जो पढ़ रहे हैं तो हम गैस लॉ देखेंगे। तो पहले जैसे गैस लॉ आएगा बॉयस लॉ। क्या कहता है बॉयस लॉ? नॉर्मल सी बात है, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट प्रेशर। तो जो वॉल्यूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, और कंडीशन क्या है, अमाउंट ऑफ गैस और इसका टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है। तो हम सिंपल सी बात ऐसे कर सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू, देखो क्या हो गया, कांस्टेंट। पी वी इज कांस्टेंट, तो हम ऐसे लगा सकते हैं भाई पी वन वी वन इज इक्वल टू हो जाएगा पी टू वी टू, यही कंडीशन रहेगी जा करके। पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट और पी वन इज इक्वल टू पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू, ये बॉयस लॉ कहलाएगा। ग्राफ की अगर हम बात करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब देखो पी वी बराबर कॉन्स्टेंट है, अगर यही हमको ग्राफ अगर कह देता है यहाँ पर रखें हम पी वी और यहाँ पर कुछ भी रख दे, पी रख दे या वी रख दे। अब पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो जितनी वैल्यू आएगी वो कॉन्स्टेंट बनी रहेगी। तो पी और वी के बीच में, पी वी के बीच में। नेक्स्ट थिंग ये रहती है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें या प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेस ही रहेगी जाकर के। अगर ये हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट, तो ये इधर आ जाएगा ऐसे कांस्टेंट एक्सेस। तो ध्यान रखना है, कुछ ऐसे ये ग्राफ दे रखे हैं, तो बॉयस लॉ में ये ध्यान रखना, पी वी ग्राफ ये बना रखा है, पी वी और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये बना रखा है। अगर टेम्परेचर किसी जिस एक्सेस पर दे रखा हो तो वो एक्सेस कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये कांस्टेंट दिख रहा है जा करके। ठीक है, तो ये रहा जा करके, तो इसमें हम लोगों ने ये कंडीशन देखी। ठीक, तो इसमें हमने बॉयस लॉ आया, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटता जाएगा। सिंपल सी बात है, आप देखिए अगर किसी वेसल को हम कंप्रेस करें तो मतलब प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ना, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घटता जाएगा। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटता जाएगा। तो वो कंडीशन है, तो उन्हीं में आपको ध्यान रखना है, तो ये आएगा। ठीक, अभी जैसे ग्राफ बना रखे हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में,
प्रेशर और 1 अपॉन वॉल्यूम के बीच में। ये भी देखो स्ट्रेट लाइन यहाँ से ओरिजिन से पास हो रहा है जा करके। अब मान लीजिए एक ही ग्राफ को यहाँ देखो अलग अलग ऐसे शो कर रखा है। यहाँ पर ये जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का हमने बताया भाई इस तरीके से ऐसे बना है। अब जैसे ये 2-3 का ऐसे दिखा रखा है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो टेम्परेचर दोनों कंडीशन यहाँ पर जैसे T1 का कहा गया, यहाँ पर T2 का है, यहाँ T3 का है। तो हमें पता है कि T3 जो टेम्परेचर रहेगा T3 विल ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगी, इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा। ग्राफ कई बार ऐसे रहते पूछ दिए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो बॉयल्स लॉ में फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ द गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। तो ये कंडीशन रही जा करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम देखते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, फॉर वही सेम कंडीशन है फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। उसमें क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें प्रेशर कांस्टेंट था। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंडीशन यहाँ पर क्या है कि अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट रखा है तो देखो सिंपल सी बात है, तो यहाँ आ जाएगा V/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो इसको अगर हम V और T के बीच में हम देखेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा तो ये कंडीशन रहेगी जा करके। तो ये जैसे यहाँ पर जो इसका स्लोप आएगा ये देखो क्या बताएगा। तो यहाँ पर प्रेशर हमने क्या रखा है कांस्टेंट। तो अगर हम गैस इक्वेशन को देखें हम, तो ये रहता है PV इज इक्वल टू म्यू RT। तो केवल RT लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा RT/P। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T में तो V इनवर्स तो ये आ जा रहा है T/P। तो यहाँ पर हम देखेंगे V/T इज इक्वल टू क्या है 1/P। तो इसका मतलब जो स्लोप आ रहा है V/T, सॉरी इसको यहाँ पर जो रहेगा V/T, ठीक है। तो ये यहाँ पर रखा हम लोगों ने V/T और इधर आप P। तो V/T यहाँ पर स्लोप जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो V/T ये स्लोप हो गया। तो स्लोप जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो यहाँ से देखेंगे अगर स्लोप ज़्यादा है तो इसमें जैसे यहाँ कंपेयर करें, यहाँ पर हमने वॉल्यूम रखा और यहाँ पर टेम्परेचर रखा। दो अगर ऐसे कंपेयर कराएं हम, एक ये बना रखा P1 और दूसरा बना रखा P2। तो ये मतलब θ1 है, ये θ2, ठीक है। ये θ1 θ2। तो हमें पता है θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ठीक है। तो ये ज़्यादा है तो ये इनवर्सली P1 विल बी लेस देन P2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप है। तो ये कंडीशन होगी, आपको ध्यान रखना है इसका। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो उन कंडीशन की बात हुई जा करके। तो चार्ल्स लॉ क्या रहेगा, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा जा करके थे और वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो स्लोप आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रहेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ, मतलब इन चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो ये कंडीशन रही जा करके इन केस ऑफ चार्ल्स लॉ। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या आता है, तो इनका ग्राफ हो गया वॉल्यूम और टेम्परेचर का। प्रेशर ही देगा वॉल्यूम/T, देखो ये कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पर V/T कांस्टेंट, तो प्रेशर एक्सेस पे ये पहुँचा जा करके, ठीक है। ये देखो हमने कर बताया था जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो जिसका स्लोप कम प्रेशर ज़्यादा हो, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका प्रेशर कम दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गेल-लुसाक लॉ। ये क्या कहता है, फॉर गिवन मास ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर। यहाँ पर देखो अमाउंट ऑफ गैस और हमें क्या रखा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करते या सिंपल सी बात कर सकते हैं P/T इज इक्वल टू क्या हो गया जा करके कांस्टेंट। फिर से इसका देखो ग्राफ की बात करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर के यहाँ पर देखें तो सेलेस्टियल लाइन का ये जो स्लोप बताएगा वो क्या बताएगा, वॉल्यूम। तो वही सेम कंडीशन हम देख रहे हैं जाकर के यहाँ पर देखो PV इज इक्वल टू म्यू RT। तो यहाँ पर जैसे RT रख दे रहे हैं तो यहाँ देखो P इज इक्वल टू R/V और T इधर आ जाएगा तो P/T क्या आ गया, स्लोप। तो यहाँ पर हम लोगों ने पाया स्लोप जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। या हम सिंपली ऐसे ही कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप है, ठीक। अब जैसे दो हम ग्राफ यहाँ पर बनाएं, यहाँ पर हम वॉल्यूम और
प्रेशर और टेम्परेचर को रख रहे हैं, सॉरी एयर प्रेशर। तो यहाँ पर ये रखा हम लोगों ने, तो ये सपोज करिए V1 है, ये V2, ये स्लोप, ये स्लोप। तो हम लोग पता है जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम रहेगा, तो V1 विल बी लेस देन V2। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वॉल्यूम को फिक्स रखें, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, तो मोमेंटम में चेंज बढ़ेगा। मोमेंटम चेंज बढ़ने से उसमें क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो ये रहेगा। आगे हम लोग काइनेटिक इसका थर्मल इंटरप्रिटेशन देखेंगे प्रेशर का, तो वो कंडीशन रहेगी जाकर के। ठीक है, तो ये कंडीशन आई गैलिलियो लॉ की। तो इसका ग्राफ दे रखा प्रेशर टेम्परेचर का। ठीक है, ये अलग देखो हमने कहा इन्वर्सल स्लोप था, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका देखो वॉल्यूम कम है, और जिसका स्लोप कम है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, एवोगैड्रो क्या लेता है, फॉर गिवन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एन के। ये कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पर जैसे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन रहा जा करके, तो इसका मतलब ये हुआ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, N1। तो ये वॉल्यूम उसको कह रहा है। तो नॉर्मली जैसे STP बात करते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसमें रहते हैं 1 मोल में। एवोगैड्रो नंबर कितना रहता है जाकर के 6.02 × 10⁻³ मॉलिक्यूल। 1 मोल में इतने रहेंगे जाकर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो फॉर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये कंडीशन है एवोगैड्रो लॉ की। ठीक है, तो ये बात आई रही जाकर के इन केस ऑफ एवोगैड्रो लॉ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं क्या कहता है। ठीक है, ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो उसकी वेलोसिटी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब V1 अपॉन V2 की अगर बात करें तो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ρ2 अपॉन ρ1 रहेगा। तो कई बार जस्ट इस पे फॉर्मूला आ जाता है, रो इज द डेंसिटी, कांस्टेंट क्या रखा, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर रखा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो ये रहा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात हुई जाकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट लॉ की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया। डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ये कहता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मिक्सचर। अब मान लीजिए किसी कंटेनर हमने कई नॉन रिएक्टिव गैसेस को हमने मिक्स कर रखा होगा, तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट ऑफ प्रेजेंट जो रहेगा, तो प्रेशर टोटल प्रेशर रहेगा जाकर के, वो क्या होगा जाकर के, हर एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उनको हम जोड़ देंगे। तो पार्शियल प्रेशर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, यहाँ डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। नॉन रिएक्टिव गैसेस को फिल करते हैं, तो सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर जो सम आएगा वो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगी गैस। ठीक है, ये रहा जा करके डाल्टन लॉ। तो ये कुछ बेसिक लॉ थे गैस में, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। अब मेन जो हम लोगों को करना है, उसमें आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग डिराइव करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम इनके 3 कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ये है बॉयस लॉ, ये चार्ल्स लॉ, और ये क्या है, एवोगैड्रो लॉ। तो यहाँ के अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर कांस्टेंट है, एवोगैड्रो में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यह आ जा रहा है NT अपॉन P। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने पर कांस्टेंट आता है K, तो NT अपॉन P। तो हम ये कह सकते हैं, देखो PV अपॉन N इंटू T इज इक्वल टू आ जाएगा K। यहाँ पर ये जो वैल्यू K की है, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये रहा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए कुछ यहाँ पर रीअरेंज करना रहता है जाकर के, तो उसको बाई PV अपॉन NT बराबर क्या हो गया, K। अब देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, मास अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस।
ठीक है। मास क्या होगा जा करके टोटल, जैसे उसकी हम मास की बात करें गैस के, तो मास ऑफ द गैस, या ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे अपॉन क्या जाएगा, एवोगैड्रो नंबर, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने पाया भाई म्यू एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन, तो म्यू एन ए की जगह जो है एन की जगह हम क्या ले सकते हैं म्यू एन ए, तो वही यहाँ पर किया जाएगा पी वी अपॉन म्यू एन ए टी बराबर आ जाएगा के, ठीक है। तो ये वैल्यू पहुँची जा करके, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा करके, तो इसको एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर इसे कर रहा हूँ मैं, तो ये देखिए हो जाएगा पी वी अपॉन म्यू टी, ये वैल्यू हो जाएगी एवोगैड्रो नंबर इंटू के। अब देखिए जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जा करके, ये रहती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और एवोगैड्रो नंबर के अभी पीछे हम लोगों ने देखा था ये वैल्यू रहती है जाकर के 0.2 इंटू 10⁻23। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो -23 + 23 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाने पर देखिए क्या आएगा जाकर के पी वी अपॉन म्यू टी, इनका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो आर रहेगा जा करके, मतलब ये आर इज इक्वल टू जो आया जा करके वो एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पहुंचा जा करके। तो ये देखिए यहाँ पर ये बन गया जा करके पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वैल्यू रही जा करके गैस लॉ, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनेगा पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो ये कंडीशन रही जा करके, तो इसको आप ध्यान देंगे। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है और उनकी वैल्यू क्या है, इनका अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एवोगैड्रो नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जा रही है, ठीक है। तो ये बात हुई जा करके आइडियल गैस इक्वेशन की, ठीक है। तो इसको आप ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एक बेसिक आइडिया रहेंगे। कई बार ऐसा होता है किसी स्टेप पे ऐसे पूछ लिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, तो वो अगर आपको मालूम है तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किया गया जाकर प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाया जा करके पी अपॉन एन टी कॉन्स्टेंट आ गया था बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, ठीक है। के क्या था बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, इसकी यूनिट थी जूल पर केल्विन, और ये आया था 1.38 10⁻³ मोल्स के बाद की मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से हमने क्या किया एन बराबर ये आ गया था म्यू एन ए, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर म्यू अपॉन पी वी अपॉन म्यू टी बराबर हो गया था आर की वैल्यू एन ए इंटू के के बराबर है, ठीक है। तो ये वैल्यू पहुँची जाकर म्यू आर टी ये हुआ जाकर। अब देखिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन है। अगर इसको कैलोरी में बदले तो 4.2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 4.2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन में। तो इसको डिवाइड करने पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। तो ये हमारी वैल्यू उसमें हो गई। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू म्यू आर टी आ गया, आर की वैल्यू हो गई ये जूल में, ये वैल्यू हो गई कैलोरी में, ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट जूल पर केल्विन। तो इसी तरह इसमें बदल लेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन रही जाकर के आइडियल गैस इक्वेशन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और उसमें हम क्या देखते हैं, जैसे जो भी गैस कांस्टेंट आए उनके बारे में जान लेते हैं। अभी तक जैसे गैस कांस्टेंट हम लोगों ने देखा भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आया, तो इसी क्रम में और क्या क्या इसमें रहता है जाकर के उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सम गैस कांस्टेंट ये लिख रखा है यहाँ पर, सम गैस कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में बताया, ये सिंबल इसका रहता है, ये इसकी डायमेंशन है। तो इस टेबल से आप इसे देख लेंगे और ये लिख लेंगे, ठीक है। ये इसकी वैल्यू रही जाकर। एवोगैड्रो नंबर पता रहता है कि मोल्स में पर मोल इतने थे, मॉलिक्यूल पर मोल, एक मोल में इतने नंबर आते पहुँचते जा करके, ठीक है। ये उनकी वैल्यू है। गैस कांस्टेंट मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू, ये इसकी डायमेंशन लिख रखी है, ये इसकी वैल्यू है। वैन डर वाल्स कांस्टेंट जो आते हैं दो रहते हैं, ए और बी। तो बहुत बार पूछा गया है इस ए की डायमेंशन, तो ml 5 10⁻² म्यू -2 अगर मोल्स को कह रहा है, अगर मोल्स नहीं लिख रखा तो ये वैल्यू हट जाएगी, ठीक है। बी की कांस्टेंट ये वॉल्यूम को रहता है तो एल क्यूब रहता है, मोल में रखा तो ये रहेगा। तो ये कुछ गैस कांस्टेंट थे जिनके बारे में जो इस चैप्टर में यूज होता है, तो उसके बारे में बताया गया। ये टेबल है, आप इसको आप देख लेंगे, देखते रहेंगे तो आपको कम से कम आइडिया रहेगा क्या होता है। रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए क्या हो सकता है, ठीक है।
ये कंडीशन हो जाकर कुछ गैस कांस्टेंट की, ठीक है। अब देखिए इसका देखो क्या हुआ कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई एक मोल जो सब्सटेंस रहता है एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहते हैं वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर रहते हैं जाकर के। तो यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर के बराबर पहुँचे मॉलिक्यूल्स रहेंगे जाकर के 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे उसमें, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं उसको। तो द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस जो रहती है जाकर के वो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब या 22.4 लीटर रहता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम, ठीक है। कोई भी प्रोसेस जो तमाम प्रोसेस जैसे हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल एडियाबैटिक, कोई भी प्रोसेस जाकर के आइडियल गैस जो इक्वेशन रहेगी हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगी पी वी बराबर म्यू आर टी, इसको हमेशा सेटिस्फाइड करेंगे प्रोसेस कोई भी रहे जाकर, चाहे एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, कोई भी प्रोसेस रह जाकर के, ठीक है। अब कुछ डेरिवेशन है, जैसे पी वी बराबर म्यू आर टी था तो हमने मास अपन मॉलिक्यूलर रेट कर दिया जाकर के, या हमने वॉल्यूम को ट्रांसफर कर दिया तो मास अपन वॉल्यूम आ गया। मास अपन वॉल्यूम क्या हो जाता था, डेंसिटी। तो मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी हो गया। तो यहाँ देखो P इज इक्वल टू आर अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये हो गया डेंसिटी है T। तो देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू ये पहुँचा जा करके PM अपॉन RT। तो कई बार ये इस फॉर्मूले का बहुत हमें यूज रहता है। तो ये अगर आपको इक्वेशन पता है कि क्या रहेगा जा करके, द डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर, मॉलिकुलर वेट, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो ये कई बार इसमें आ जाते हैं न्यूमेरिकल, तो उसको हम कंपेयर कर लेंगे जा करके। जैसे कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे डेंसिटी दो गैस की कंपेयर करा रहा है तो ρ1 अपॉन ρ2, तो ऊपर देखो P1 M1 अपॉन R तो कट जाएगा, इधर हो जाएगा T1, नीचे पहुँचेगा जा करके P2 M2 और ऊपर चला जाएगा T2। तो जो जैसा रहेगा उसको हम इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें डेंसिटी का रेशियो पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो यह है कि P/ρ2 और R/M ये कांस्टेंट रहा जा करके, तो वो कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो हुआ जा करके इसको आप देख लेंगे, तो ये कंडीशन रह जा करके। अब गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने और क्या क्या देखा। तो गैस इक्वेशन जो थी वो गैस इक्वेशन क्या थी, हम लोगों ने PV इज इक्वल टू पढ़ा था म्यू RT। तो P बराबर क्या होगा, म्यू RT अपॉन V। R को हमने क्या किया, R को एक्सपेंड किया Na/N2K, तो ये इधर नीचे आ गया जा करके। अब इसको हम क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ इसको जैसे जो R की वैल्यू थी Na/N2K रहा जा करके, ये हमने इसको रिप्लेस कर दिया जा करके। तो अब म्यू को क्या रिप्लेस किया जा करके, इसको जैसे हम एक बार डिराइव करके बता रहे हैं, तो P इज इक्वल टू म्यू R की वैल्यू रखी है हम लोगों ने Na/K T, ठीक है। और यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू हो जा करके, म्यू की वैल्यू क्या रहती थी आकर के N अपॉन Na, और ये लिखा है Na, इधर लिखा K और T। Na से Na कैंसिल हो गया, तो P बराबर ये आ गया, और नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये नीचे वॉल्यूम लिखा है, ये आ रहा है N अपॉन V, इधर आ जा रहा है K और T। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हो गया ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट तो ये रहता है स्मॉल n, और इधर ये आ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KT। तो जो स्मॉल n लिख रखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम रखा है, तो P बराबर क्या हो गया NKT। तो ये ध्यान रखना है, कई बार इस फॉर्मूले की भी हमें ज़रूरत पड़ती है जा करके। तो गैस इक्वेशन से ही हमने इसको ड्राइव किया, ठीक है, P बराबर NKT, ठीक है। तो वाई दिस गैस इक्वेशन फॉर आर्टिकल्स इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल V, ठीक है। अब देखिए अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करें, तो कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करने देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे ये वैल्यू है PV इज इक्वल टू म्यू RT। तो जो मोल्स की वैल्यू रहेगी जा करके PV बराबर क्या रहेगा, PV अपॉन RT। अब मास तो कंजर्व रहेगा जा करके। अगर हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल जो नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं उनको हम मिक्स करें, तो वही करें म्यू1 मोल ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस एट थर्मोडायनेमिकल स्टेट, थर्मोडायनेमिकल स्टेट में प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर मिक्सड विद म्यू2 मोल ऑफ अनदर नॉन रिएक्टिव गैस एट दिस। अब जब इसका इक्विलिब्रियम में तो मिक्सचर बना जा करके किसी की इतने कंडीशन पर जा करके, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल लगाते हैं, टोटल मास रहेगा, टोटल मोल रहेंगे म्यू1 प्लस म्यू2, ठीक है। तो इस पर म्यू1 की वैल्यू रख दी, P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2 और P अपॉन T। तो ये हम प्रिंसिपल ऐसे यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल से, ठीक है। अब इसी बेसिस पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकते हैं, तो उस पर जैसे आगे हम देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर यहाँ मिक्सचर का टेम्परेचर हमें पता करना है, तो T इज इक्वल टू म्यू1 T1 प्लस म्यू2 T2 अपॉन टोटल, तो म्यू1 प्लस म्यू2, ये आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर,
ठीक है। अब जो रियल गैसेज होती हैं, मतलब आइडियल गैसेज के अलावा तो रियल गैसेज जो होती हैं उनमें जो लॉ होता है वो होता है वंडर वॉल्स गैस इक्वेशन। तो इसका ये रहता है P प्लस म्यू स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस म्यू बी, ठीक है। P प्लस म्यू स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में है वॉल्यूम माइनस म्यू बी बराबर म्यू आर टी। यहाँ पर ए और बी है, ये वंडर वाल कांस्टेंट है, ये उसमें नेचर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। वंडर वाल गैस इक्वेशन है। अब रियल गैसेस के लिए या परमानेंट गैसेस के लिए जो गैस इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं उसके बेसिस पे ग्राफ बनाया है वो एंड्रयूज ग्राफ रहा। तो यहाँ अगर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ देखिए, अब ये देखो इसको समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लो टेम्परेचर पर कंडीशन क्या करें, एट लो टेम्परेचर, यहाँ से देखिए पॉइंट ए से लो टेम्परेचर से क्या करें हम, अगर वॉल्यूम को हम घटाते जाएँ, ठीक है। ये देखो वॉल्यूम को घटाया जा रहा है, तो वॉल्यूम घटा, प्रेशर में देखो कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये कैसा हो रहा है, कंडेंसेशन रीजन आ जा रहा है। तो जिसमें जो गैस है वो कंडेंस हो रही है, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो रही है जा करके, ठीक है। इसके आगे अगर और इसका वॉल्यूम कम करते हो तो हमें क्या कि बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वो कंडीशन है, तो इस रीजन में आ जा करके इससे थोड़ा और ज़्यादा रहे जा करके अगर, तो उसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो हमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रखना पड़ेगा जा करके, तो वो इधर पहुँचेगा जा करके। लेकिन इसके बाद क्या होगा, तो इसका जो कंडेंसेशन प्रोसेस को थोड़ा लेट शुरू होगा जा करके। तो ये देखो इसका जो बेस रीजन आया इसके कंपैरिजन में कम है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जा करके तो कंडेंसेशन कम रहेगा जा करके, बहुत एक किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर मिल रहा है जा करके, ये वॉल्यूम पर मिल रहा है जा करके। तो ये जो कंडीशन होती है ये रहती है क्रिटिकल कंडीशन। तो ये देखो इधर आ जाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम आ जाएगा और इधर ही हो जाएगा क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। और टेम्परेचर की बात करें तो ये जो इसमें टेम्परेचर पहुँचेगा जा करके हो जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। ये जैसे इस ग्राफ में देखिए यहाँ पर ये जैसे ऐसे पहुँच रहा था, आइडियल गैस के लिए इस तरीके से रहता जा करके ना। तो इस रीजन के ऊपर जो परमानेंट गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए जो हमारी परमानेंट गैसेज होती हैं आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेंगी। तो आइडियल गैस की तरफ कहें जब क्या होना चाहिए, प्रेशर की वैल्यू कम रहनी चाहिए और टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो हमारी रियल गैसेज होती हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे जा करके। तो प्रेशर की वैल्यू कम रहेगी जा करके और टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होती है। इस एक क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होने पर तभी वो गैस सही रहेगा, इससे नीचे क्या होगा वो वेपर रहेगा। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बात करें तो ये जैसे ग्राफ जो डिनोट कर रखा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिटिकल टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है जा करके, ठीक है। और जो उसका प्रेशर दे रखा है 80 के आसपास एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, और जो उसका वॉल्यूम दे रखा है वो 120 के आसपास दे रखा है, 120 से कम दे रखा है उसके आसपास, ठीक है। तो टेम्परेचर ध्यान रखेंगे, उसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर रहता है जा करके वो अप्रॉक्सीमेटली 31 डिग्री सेल्सियस होता है जा करके। यहाँ देखो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर कम है T1, ये T2 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है T3 इससे भी ज़्यादा है। तो ध्यान रखना, कई बार ऐसे ग्राफ बना रहता है आपसे पूछ देता है टेम्परेचर कौन ज़्यादा है। तो ये जो कंडीशन लो टेम्परेचर होती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इसका जो लिक्विफिकेशन की कंडीशन है वो वाले घटती जा रही है, ठीक है। तो ये एंड्रयूज ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ये कंडीशन हुई जा करके, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द मैक्सिमम टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर अलोन। ये देखिए, तो ये था ना मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके नीचे जो गैस है वो लिक्विफाइड हो रही है, कंडेंसेशन रीजन है ना, यहाँ पर वो वेपर के फॉर्म में मिलेगी जाकर, इसके ऊपर कैसी मिलेगी, गैस के फॉर्म मिलेगी। तो वही कंडीशन कह रहा है यहाँ पर, द मैक्सिमम टेम्परेचर बिलो विच ए गैस कैन बी लिक्विड बाय प्रेशर अलोन, तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा। अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड विद टेम्परेचर T जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसके बाद प्रेशर तुम कितना भी लगा दो, अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती है। क्रिटिकल प्रेशर तो वही उस कंडीशन में क्रिटिकल प्रेशर आएगा तो वो रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर को, तो ध्यान रखेंगे। ये क्रिटिकल टेम्परेचर का लिख रखा है, ये क्रिटिकल प्रेशर का लिख रखा है और ये क्रिटिकल वॉल्यूम का लिख रखा है, ठीक है। तो ये कंडीशन है जा करके। अब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, ये कह रहा है यूजुअली क्या होता है कि किसी वेपर को लिक्विफाई कर लेते हैं किसी प्रेशर से ही, वाइल ए गैस कैन नॉट बी इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। वेपर को लिक्विफाई कर लिया, ठीक है, अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। लेकिन अगर ये जैसे इसके नीचे ये जैसे कंडीशन देखी थी ना, ये ऐसे था क्रिटिकल टेम्परेचर, तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कम है तो वेपर को हम क्या करेंगे, जो गैस होगी लिक्विफाई जाकर वेपर में आएगी जा करके, ठीक है। नीचे ये वेपर रहेगी और ऊपर क्या होगी, गैस होगी। तो
तो ये कंडीशन में ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपर किस में गैस के फॉर्म में पाई जाएगी, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर कम है तो वो वेपर के फॉर्म में पाई जाएगी। बस यही कंडीशन कहना चाह रहा है वो। वही करा, सो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर गैस इज वेपर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर नीचे क्या होगा, वेपर होगा। वाइल अबव इज क्रिटिकल टेम्परेचर वेपर इज ए गैस, उस क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर क्या होगा, वो गैस रहेगी जा करके। बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये एंड्रूज ग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो पूछी जाती हैं उनके बारे में बात रही, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए जो अनसैचुरेटेड वेपर होती हैं वो तो गैस लॉ को, आइडियल गैस इक्वेशन जो वैसे वो फॉलो करती हैं, लेकिन सैचुरेटेड जो होती हैं वो फॉलो नहीं करती हैं। मतलब जो हमने गैस लॉ पढ़ी जाकर PV = μRT, जो अभी तक बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़े, वो अनसैचुरेटेड वेपर फॉलो करती हैं, सैचुरेटेड वेपर फॉलो नहीं करती। जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है, जो कुकिंग गैस होती हैं, ये फॉलो नहीं करते हैं। तो उसमें जो प्रेशर रहता है वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो वही सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वेरीज नॉन लीनियरली विथ टेम्परेचर, नॉन लीनियरली एंड एट बॉइलिंग पॉइंट बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये लाइन ध्यान रखना, प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम। तो ये कंडीशन ये है कि जो इसका प्रेशर रहता है और वॉल्यूम जो इसका इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे सिलेंडर होता है ना, तो देखो खाली होता चला जाता है, लेकिन उसका प्रेशर जितना पहले होता है उतना ही बाद में रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। तो वो कैसी है, सैचुरेटेड वेपर है। सैचुरेटेड गैस जो हो जाकर के ये फॉलो नहीं करते हैं। तो ये उसमें कंडीशन कह रहा है नॉन लीनियरली है, और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या हो जा रहा है, जो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जा रहा है। तो ये कंडीशन दे रखी है बॉइलिंग पॉइंट की, सच, ठीक है। लॉसमेंट नंबर क्या रहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई एक मोल में जो कितने बराबर होते जा करके 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। या हम ऐसे कह सकते हैं 22,400 सेंटीमीटर क्यूब में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते जा करके, ठीक है। तो 1 cc की बात करें हम, तो जितने एवोगैड्रो नंबर है 6 × 10⁻23 अपॉन 22,400 में डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट cc, तो वो या 1 ml में आएंगे, उसे बोलते हैं लॉसमेंट नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर cc एट NTP इन ऑल गैसेज इज सेम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस एंड वैल्यू इज 2.7 × 10⁻19 मॉलिक्यूल। तो लॉसमेंट नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनरल कुछ रहा जा करके जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो अब बाकी जो पोर्शन इसका बचा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, उसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।